Hello, my dear students, my dear 10th class. Yesterday we finished the topic number 1, and now we are moving to chapter number 2. You can also say the topic number 2, the making of nationalism in Europe. So, in the previous chapter, you learn how French people of French nationalist, French revolutionary take some measures and steps towards making a nation state. And now this is a full story behind the Europe and the making of nationalism. मतलब किस तरह से ये जो नेशन की एक जो ये थ्योरी है, ये नेशनलिज्म की जो है ये भावना है, ये किस तरह से पूरे यूरोप में आ रही है, ये अब उसकी मेकिंग की कहानी आप स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. मैं आपने जो लास्ट क्लास थी उसमें देखा था, तो आपने देखा होगा कि मैं ये कल समझा भी रहा था आपको कि उस टाइम कोई भी नेशन स्टेट नहीं था जिन्हें आज हम जानते हैं. कहने का मतलब वही है, क्योंकि उस टाइम जो था वो एम्पायर थ्योरी चलता था, ठीक, किंगडम थ्योरी थी, ठीक, बट कोई भी नेशन स्टेट थ्योरी नहीं थी. तो मिड 18th सेंचुरी यूरोप यू विल फाइंड दैट देयर वाज नो नेशन स्टेट एज वी नोन दैम टुडे. जैसा कि आज हम उन्हें जिस कंट्री के नेम के रूप में जानते हैं वो उस टाइम नहीं थे, ठीक है. वट वी नो टुडे है जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचीज एंड कैंटन्स हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरी. आज जैसे आप जर्मनी को कंट्री के रूप में जानते हैं, इटली, स्विट्ज़रलैंड, बट पहले ये लोग जो डिवाइडेड थे ना, मैंने बताया ना आपको, किंगडम में या एम्पायर में डिवाइडेड थे. अब जैसे ये डचीज़ वर्ड यूज़ हुआ है, कैंटन वर्ड यूज़ हुआ है, ये कुछ नया नहीं है. बस बात ये है कि क्योंकि ये वेस्ट से है, मतलब वेस्ट का मतलब है यूरोप से है ये वर्ड, इसलिए आप पहली बार सुन रहे हैं. आप ध्यान दीजिए, जब अपने यहाँ अगर आपने थोड़ा 6-7 का आपको याद हो, या फिर आप और भी इजी मतलब लैंग्वेज में अगर समझने की कोशिश करें, तो एक राजा का पूरा एक जो एम्पायर है उसकी एक बॉर्डर है, ठीक. मैं आपको ज़रा इसको अच्छे से समझा देता हूँ. जैसे किंग है, ठीक. अब किंग तो पूरा एक जो उसका एम्पायर है वो उसका है, ठीक, जिसे आप किंगडम समझते हैं. अब ये डचीज़ और कैंटन्स होते हैं, आप इसको कुछ इस तरह से समझिए, जैसे आपने देखा होगा जो छोटे छोटे राजा होते हैं, स्मॉल किंग स्टेट, किंग एम्पायर, ये उनके बारे में. तो वहाँ पे उसको डचीज़ बोला है और कैंटन बोला है. और कैंटन जो है एक तरह से आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपने कई बार अपने यहाँ देखा होगा कि कुछ राजाओं को सिर्फ इस चीज़ की जिम्मेदारी थी कि वो सिर्फ और सिर्फ युद्ध के लिए हमेशा मतलब प्रिपेयर रहते थे. आपने एक मूवी देखी होगी तानाजी करके, अजय देवगन वाली, आपने महसूस किया है वो लोग फार्मर टाइप भी थे, है ना, और एक वॉरियर भी थे. दोनों ही कामों में वो लोग बहुत महारत हासिल थी. ऐसे ही मराठा के बारे में, जो मराठा एम्पायर था उसमें क्या था स्टूडेंट्स, कि जो पेशवा थे वो तो काफ़ी पावरफुल था, ठीक, बट उसमें जो किंग होता था वो उतना पावरफुल नहीं था. एक्चुअल में बड़ा पद तो किंग था, बट पेशवा सबसे पावरफुल पद होता था. ऐसे ही जब बात करेंगे आप वेस्ट के बारे में, तो किंगडम के अलावा आप इसको एज अ सब्सिडरी या एज अ सबॉर्डिनेट पावर के फॉर्म में कह सकते हैं. मैं आपको समझाने के लिए सब चीज़ें बता रहा था कि डचीज़ में कैंटन्स में डिवाइडेड था, हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरी, और जो कि उस टाइम पे जो रूलर्स होते थे उनकी अपनी ऑटोनोमस का मतलब होता है अपनी खुद की पावर होती थी, टेरिटरी थी, उनकी खुद की अपना एक एरिया था, बॉर्डर था, जिस पे वो अपना रूल करते थे. आप अपने यहाँ भी देख सकते हैं छोटी छोटी जागीरें होती थी, आपको थोड़ा 8th क्लास का अगर याद हो, ठीक है. एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक जगह एक ठिकाना होता था और एक वतन होता था, और ऐसे छोटी छोटी पावर्स दे रखे थी. राजा उससे भी ऊपर होता था, सूबेदार का पद होता था, याद कीजिए, फौजदारी में फौजदार का पद होता था. तो वो कहने का मतलब है जैसे पावर्स को नीचे लेवल तक डिवाइड किया गया है, वैसे ही वहाँ डिवाइडेड थी. ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप में जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी, ऑटोक्रेटिक समझते हैं ना, ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है स्टूडेंट, ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है जो बस अपने लेवल से पावर को चला रहा हो और उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है,
ठीक। तो ऐसे राजा थे ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में। ये पूरे यूरोप की कहानी बताई जा रही है। विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच डाइवर्स पीपल, और सबसे बड़ी बात ये थी कि डाइवर्स पीपल पे ये लोग रूल करते थे। एक तरह से ऐसा समझ लीजिए जैसे कि इंडिया में जब भी बाहर से कोई इन्वर्डर आया है और यहाँ पे रूल किया है, तो आपने देखा है यहाँ हिंदी बेल्ट वाले लोग भी हैं, उर्दू बोलने वाले भी हैं, पंजाबी बोलने वाले भी हैं, मराठी, गुजराती। तो डाइवर्स, हाँ मतलब मैं कह रहा था डाइवर्स मतलब एक पूरे रीजन पे रूल कर रहे थे ना, तो वैसे ही हालत सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की थी। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। उन लोग को आपस में भी कभी ये महसूस नहीं मतलब हुआ, किनको, ये ऑटोक्रेटिक जो मोनार्कीज हैं उनको, कि ये उन लोग को ना एक कलेक्टिव या कॉमन कल्चर की तरह देखें। वो हमेशा उनको अलग अलग ही समझते थे, और लोगों को भी लगता था कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज हो या हमारे फेस्टिवल्स हों या हमारे समझने के काम के लिए कोई लैंग्वेज हो, वो हमारे लिए यूज़ नहीं हो रही है, वो उस तरह से यूज़ हो रही है जैसे कि राजा जिस फॉर्म में यूज़ कर रहा है। अभी आप इसको आगे जानेंगे, ये बहुत इजी है। और इजी समझाना चाहें तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जब ब्रिटिश इंडिया था तो बेटा इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट से लेके हर जगह जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी वो इंग्लिश यूज़ की जाती थी, जबकि इंडियंस तो मोस्ट ऑफ इंग्लिश पढ़े लिखे नहीं थे, तो प्रॉब्लम होती थी। तो एक ये भी रीज़न था कि अंग्रेज़ों ने यहाँ बहुत साल तक राज किया। यही कहानी यूरोप में भी थी। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। होता क्या था, वहाँ के लोग जो है डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले होते थे, क्योंकि आप आज बहुत सारे कंट्रीज़ को एक साथ देखते हैं ना, बट वो कंट्री जब आज डिवाइडेड है ना मॉडर्न टाइम में आज, तो वो अलग अलग लैंग्वेज वाले कंट्री हैं बेटा। द हैब्सबर्ग एम्पायर, अब जैसे इसकी बात की जाए, हैब्सबर्ग एम्पायर, अभी आप इसमें आगे समझेंगे कि इसमें कौन कौन से कंट्री आज के टाइम में बन चुके हैं। हैब्सबर्ग एम्पायर में ये पूरा ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर इसने रूल किया था, और ऑस्ट्रिया में भी अलग लैंग्वेज है बेटा, हंगरी में भी अलग लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल वॉज अ पैच वर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन एंड पीपल्स। अब ऑस्ट्रिया हंगरी मोस्ट ऑफ द पार्ट तो ऑस्ट्रिया हंगरी का था, बट उसके आसपास की बहुत सारी कंट्रीज़ आज के टाइम की है ना, उस टाइम इस एम्पायर में आती थी, हैब्सबर्ग एम्पायर को। अब इसमें एल्पाइन रीजन में है, टायरोल, ऑस्ट्रिया, सडेंटनलैंड, बोहेमिया है, और एरिस्टोक्रेसी प्रीडोमिनेंटली, मतलब यहाँ एरिस्टोक्रेसी मतलब ऐसे समझ लीजिए आप, जहाँ पे जो बहुत ही रिच पीपल्स हैं उनकी अपनी गवर्नमेंट हो, उनकी पावर हो। वहाँ जर्मन स्पीकिंग रहते थे, उसमें इटालियन स्पीकिंग लोग भी थे। लोम्बार्डी और वेनेटिया में, हंगरी में सबसे ज़्यादा मैग्यार लैंग्वेज बोली जाती थी, और जो अदर लोग थे वो डायलेक्ट्स बोलते थे। डायलेक्ट मतलब वहाँ की लोकल भाषा। अब आप सोच के देखो, जब आप हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि ये तो बहुत ही डाइवर्स है, एरिया वाइज, लैंग्वेज वाइज, डायलेक्ट भी बहुत अलग हैं बेटा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब धीरे धीरे जब आप आगे समझेंगे तो आप जानेंगे कि जैसी प्रॉब्लम्स इंडिया में हुई थी वैसी प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट हो रही थी। अब लोग अपने नेशन के बारे में सोच रहे थे, अपने नेशन लैंग्वेज के बारे में सोच रहे थे, उसके बेस पे अपनी कंट्री को बनाने की सोच रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, एक गैलिसिया जगह है, वहाँ एरिस्टोक्रेसी मोस्ट ऑफ द पोलिश बोलते हैं। बिसाइड्स 3 डोमिनेंट ग्रुप, एक इन सब के अलावा 3 डोमिनेंट ग्रुप हैं जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। देर आर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर, वो भी इसी हैब्सबर्ग एम्पायर की बाउंड्री में थे। ए मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट पीपल, बोहेमियंस एंड स्लोवाक टू द नॉर्थ। अब उसमें ये बताया गया है कि अब जो ये बचे हुए ग्रुप हैं इसी एम्पायर में वो किस तरह के हैं। उनमें से पहले लोग तो बेटा पीजेंट पीपल है, किसान लोग हैं, ठीक। और बोहेमियन और स्लोवाक का मतलब है स्लोवाक बोलने वाले। आज एक कंट्री है बेटा स्लोवाकिया, वहाँ के लोगों को, वो नॉर्थ में रहते थे। स्लोवेनिया के लोग, स्लोवेंस केरनोला में है। क्रोएस टू द साउथ, मतलब साउथ का मतलब है ये क्रोएशिया एक कंट्री है ना बेटा, आपको शायद याद हो, उसने लास्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में हार मिली थी उसको फ्रांस से, ये वो लोग हैं। रूमन्स टू द ईस्ट इन ट्रांसिल्वेनिया। अब ये जो बाकी कंट्री हैं ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बताया गया कि वहाँ रोमन्स थे, ये रोमानिया वाले लोग हैं।
सच डिफरेंसेज डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। अब इतने सारे डिफरेंसेस होंगे, आप खुद देख लीजिए, आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हैं यहाँ पे, तो आप मुझे एक बताइए क्या इन सब के अंदर एक कंट्री के लिए सेम फीलिंग आ सकती है क्या? नहीं आ सकती, क्योंकि कोई भी पर्सन अपनी लैंग्वेज को छोड़ना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है मेरी लैंग्वेज मेरी ऑफिशियल लैंग्वेज बने, पढ़ने लिखने की लैंग्वेज बने, बोलचाल की भाषा में लोग बात करें, हमारे तीज त्यौहार, ड्रेसेस, हर चीज़ का, कल्चर का रिस्पेक्ट हो। बट यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि सारी चीज़ें आपस में टूटने लगी हैं। द ओनली टाई बाइंडिंग दिस डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वॉज अ कॉमन एलिगेंस टू द एम्परर। अच्छा, पता है ये जो सारी चीज़ें अगर आप कहोगे कि सर तो फिर ये एक साथ रह क्यों रहे हैं, बताया गया है ना, ये सारी चीज़ें एक दूसरे को एक साथ जोड़ती थी, बाइंड करती थी। वो ये था कि जो एम्परर होता था, जो राजा है, शासक है, किंग है, उसका प्रभाव है, उनके आपस में जुड़ने की जो चीज़ें हैं, चाहे वो शादियों से जुड़ते हैं एक दूसरे से या किसी अदर टाई अप से जुड़ते हैं, उसकी वजह से ये सारे रीजन जो हैं एक साथ एक एम्पायर के नीचे रहते हैं। अभी आप इसका एग्जाम्पल नीचे समझेंगे। एक क्वेश्चन है कि हाउ डिड द नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। ये क्वेश्चन है, मतलब कैसे नेशनलिज्म आया, उसका आइडिया, और कैसे नेशन स्टेट इमर्ज हुआ। देखिए, एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, पहले तो आप इसको समझेंगे और फिर सेकंड हाफ पैराग्राफ में इसको समझेंगे। एरिस्टोक्रेट को मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आप इनको सिंपल लैंग्वेज में जितना हो सके सिंपल लैंग्वेज समझने की कोशिश करें। तो एरिस्टोक्रेट्स रिच पीपल्स का ग्रुप होता है जो कि पावर में होते हैं। अब वो अपने तरीके से जब रिच हैं तो अपने तरीके से शादियाँ, संबंध, बिजनेस, कॉन्टैक्ट बनाएंगे। मिडिल क्लास अपने तरीके से बनाती है। तो दो ग्रुप्स के बारे में भी आप पढ़ने जा रहे हो। पहले हाफ में एरिस्टोक्रेट के बारे में दिया है, पूरा एक ब्रीफ है, आप उसको समझने की कोशिश करना, और लास्ट में दिया हुआ है मिडिल क्लास के बारे में। देखिए, सोशली एंड पॉलिटिकली ए लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। यूरोप की बात हो रही है बेटा, कॉन्टिनेंट में यूरोप की बात हो रही है। अब यूरोप में आप देखेंगे कि सोशली मतलब सोसाइटी में, और पॉलिटिकली यानी पावर से, ये जो एरिस्टोक्रेसी क्लास है ये डोमिनेंट है। मतलब आप जहाँ जहाँ भी सोसाइटी में बड़े पदों पे बैठे हुए लोगों को देखेंगे, या पावरफुल राजाओं को, या उसके नीचे मंत्रियों को देखेंगे, मिनिस्टर्स को देखेंगे, आर्मी में ऑफिसर्स को देखेंगे, वहाँ सारे के सारे ये रिच क्लास पीपल ही थे, डोमिनेंट थे, मतलब पावर इनके पास ज़्यादा थे। मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। अब आप समझ सकते हैं कि आज अगर कोई बॉलीवुड में चला जाए, या कोई पॉलिटिक्स में चला जाए, क्रिकेट में चला जाए, तो वहाँ का अपना एक कल्चर हो जाता है। वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ की लैंग्वेज, एवरीथिंग, आपका बोलने का तरीका, उठने का तरीका, हर चीज़। तो ये सब लोग ना कॉमन वे ऑफ लाइफ कल्चर से जुड़े हुए थे, दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। और भले ही ये लोग कितनी भी दूर से आए, आप सोच के देखिए कि कोई पर्सन यहाँ से अगर बहुत पैसे वाला है और वो फॉरेन में जाता है, वहाँ अपने पैसे वालों के साथ अपना घुलना मिलना शुरू करता है, तो आप देखते हैं कि रिच क्लास पीपल एक दूसरे के साथ घुलना मिलना बहुत इजीली स्टार्ट कर देते हैं। कुछ वैसा ही यहाँ पे था। दे ओन्ड एस्टेट्स इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब बेटा गाँव होता है, एस्टेट्स का मतलब प्रॉपर्टी है। इन सब लोगों की प्रॉपर्टियाँ बहुत होती थी गाँव साइड में, एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस, और जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ पर भी। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी इन हाई सोसाइटी। अब देखिए, हैब्सबर्ग एम्पायर में ऑलरेडी इतनी सारी डाइवर्सिटी है, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, बट ये जो लोग हैं जो पावर में है, ये कॉमन वे में फ्रेंच यूज़ करते हैं। दैट मीन्स बेटा कि फ्रेंच उस टाइम हाई क्लास की लैंग्वेज थी। और क्या है? डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आपस में जो पॉलिटिकल पावर को लेने की जो अपनी बातचीत है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, या कोई भी इस तरह की बातें होती हैं, वो सारी की सारी सिर्फ फ्रेंच में होती हैं, लोकल डायलेक्ट्स में नहीं होती हैं। देयर फैमिलीज़ वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। ये लोग शादियों से एक दूसरे के साथ जुड़े होते थे। अब आप सोच के देखिए कि जब कोई भी परिवार दो आपस में जुड़ते हैं, वो पावरफुल हैं शादी के बंधन से, तो वो और भी पावरफुल हो जाते हैं। ये चीज़ तो आज भी होती है स्टूडेंट्स, आज भी आप देख लीजिए, चाहे आप वसुंधरा राजे को देख लें, चाहे आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लें, या अदर किसी बड़ी फैमिलीज़ को देखें पॉलिटिकल में, ये लोग शादियों के टाई अप से इतना जुड़े हुए हैं कि ये लोग आज भी बहुत पावरफुल हैं। तो दीज आर द पर्पस बिहाइंड टू कनेक्ट विद द मैरिज एंड बी इन पावर,
मतलब आप पावर में बने रहें और इन सब चीज़ों से आप जुड़े रहें। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमरली स्मॉल ग्रुप। अब ये वही वाली बात हो गई स्टूडेंट्स कि ये लोग न्यूमेरिकली तो बहुत कम है। आप कुछ ऐसे समझ लें कि अंबानी जी और अडानी जी के पास सबसे ज़्यादा पैसा है, ठीक, लेकिन ग्रुप में तो ये बहुत कम है। लेकिन हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा पैसा इन्हीं के पास है, कुछ बिजनेसमैन के हाथ में। तो वैसे ही पावर तो बेटा कुछ ही लोग के हमेशा हाथ में होती है। तो जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो पीजेंट्री है, किसान है। अब यहाँ पे देखो आगे एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि इन सब के अलावा अब मतलब कैसा है यूरोप में कल्चर, लोग कैसे हैं यूरोप में, क्या डाइवर्सिटीज़ हैं। वेस्ट की तरफ जो बल्क लैंड है वहाँ पे फार्म करते हैं टेनेंट बेटा किराए के किसान होते हैं और छोटे छोटे मालिक हैं। ईस्टर्न साइड में सेंट्रल यूरोप में जो पैटर्न है वो लैंड होल्डिंग का है। लैंड होल्डिंग मतलब कुछ लोगों का कब्जा है, उस पर वो खेती करवाते हैं। इसको करेक्टराइज किया गया है वास्ट एस्टेट के रूप में, मतलब बड़ी बड़ी लैंड फार्म हाउस के रूप में, और इनको कल्टीवेट करते हैं सर्फ भी एक तरह से एक वो बोल लीजिए जिनकी खुद की ज़मीन तो है बट उनका राइट नहीं है उस पर। बस आप इन चीज़ों को ऐसे समझ लीजिए, उसी से वर्ड बनाता सर्फडम, ठीक। किराए के किसान हैं और बाकी के जो किसान हैं वो कर तो रहे हैं लेकिन वो खुद की राइट प्रॉपर्टी नहीं है, उनके पास राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो सर्फ है। वो किराए पे वो भी एक तरह से वर्क कर रहे हैं लेकिन उनका अधिकार नहीं है अपनी प्रॉपर्टी पे। टेनेंट हैं जो किराए पे वर्क कर रहे हैं। इस तरह की सोसाइटी डेवलप है उस टाइम पे। इतना डिफरेंशिएशन है, इतना भेदभाव है, इतनी सारी मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। और एम्पायर जो है वो अपने आप में शादियों के टाइप से जुड़े हुए हैं। फ्रेंच लैंग्वेज स्पीक करते हैं वो लोग, कुछ इस तरह के डिफरेंसेस हैं। अब आता है यहाँ पे बेटा इंडस्ट्रियल का एक हिस्सा है। वेस्टर्न पार्ट में सेंट्रल यूरोप में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है बेटा, और प्रोडक्शन बढ़ रहा है, व्यापार बढ़ रहा है। तो वो क्या रहा है, टाउन्स की जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है। आप सोच के देखिए 8th में आपने पढ़ा है अहमदाबाद के बारे में, जमशेदपुर के बारे में, या आज आप नोएडा को देख लें या फरीदाबाद को देख लें, बहुत सारे शहरों को देखें, ये सारे के सारे बेटा इंडस्ट्रियल टाउन है और इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो रही है। तो कोई भी चीज़ ग्रोथ तब करती है, या वो इंडस्ट्रियल हो या धार्मिक जगह हो या वो एजुकेशन के लिए फेमस हो, जैसे कोटा सीकर वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ों के लेवल पे किसी शहर को हम उस नाम से जानते हैं। तो हो क्या रहा था, कॉमर्शियल क्लास हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। अब कॉमर्शियल क्लास की बात हो रही है स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल की बात हो रही है, छोटे छोटे ग्रोथ ऑफ टाउन की बात हो रही है, ये सारी चीज़ें बेटा ग्रोथ कर रही हैं। क्यों? क्योंकि बात ये थी कि अब ये प्रोडक्शन के बेस पे मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। जितना जितना मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उस लेवल से उसी क्लास के लोग आगे बढ़ेंगे, और वैसे ही शहर में बेटा अपना एक ऑक्यूपेशन बढ़ेगा। ये लाइन आप अंडरलाइन कीजिएगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन हुआ था इंग्लैंड में सेकेंड हाफ 18th सेंचुरी में। पूरी दुनिया में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था बेटा इंग्लैंड में, सेकेंड हाफ 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में। उसके बाद फ्रांस और उसके जर्मनी में भी गया था, लेकिन वो कोई बहुत हाई फाई नहीं गया था। फ्रांस और जर्मनी ने उसके बाद कई समय के बाद, कुछ सालों के बाद वो तरक्की शुरू की है, और ये हुआ था वहाँ पे 19th सेंचुरी में। कहाँ पे बेटा? फ्रांस और जर्मनी में। बट इंग्लैंड में कब हो गया था? 18th सेंचुरी के हाफ में। अब देखो यहाँ पे पीछे एक हेडिंग थी ना, मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास में कौन कौन लोग हैं? जब ये सब हो रहा था तो न्यू सोशल ग्रुप्स सामने आ रहे थे। उसमें वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, मिडिल क्लास भी है। अब उस मिडिल क्लास में कौन कौन है? छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल्स हैं लाइक डॉक्टर, इंजीनियर्स, एडवोकेट, लॉयर वगैरह। और सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप में एक छोटा सा ग्रुप भी है लेट 19th सेंचुरी तक जो आगे आ रहा है। उसमें सभी लोग पढ़े लिखे हैं, लिबरल हैं। लिबरल मतलब इनको चाहिए कि हम अच्छा व्यापार कर सकें, इनको चाहिए कि अच्छी जॉब मिल जाए, इनको चाहिए कि हमें आज़ादी के हक मिलें, और एरिस्टोक्रेट का कब्जा है। और जो इनके आइडिया थे नेशनल यूनिटी के, वो जो है एरिस्टोक्रेट्स के खिलाफ जाके अपनी पॉपुलैरिटी बटोर रहे थे। मतलब एरिस्टोक्रेट्स के खिलाफ यही जो न्यू मिडिल क्लास है, ये न्यू सोशल ग्रुप्स हैं, और ये जो लिबरल एजुकेटेड क्लास है, ये अपनी नेशनल यूनिटी को अब बढ़ावा दे रही है। उनके अंदर ये आइडिया आ रहा है कि अब हमारा एक पार्ट होना चाहिए। ये लोग जो चांदी की चम्मच लेके पैदा होते हैं, ये हमेशा रूल करते रहते हैं, इनको हटना चाहिए। इसी वजह से वो एबोलिशन, खात्मा करना चाहते हैं एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस का, कि अब जिनके वो बेस पे वो हमेशा रूल करते आए, अब ये हटने चाहिए। तो ये यहाँ की कहानी थी। और जो कल का टॉपिक आएगा ना आपको, क्योंकि मैं कल ही क्लास लूँगा इसका, कि लिबरल नेशनलिज्म होता क्या है। अभी आप छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करना बेटा, ये बहुत
मतलब क्या कहते हैं, एक तरह से आप ये समझ लीजिए आपके लिए न्यू है बहुत सारी चीज़ें। आप वर्डिंग पे जब ध्यान देंगे तो ही चीज़ें आपको समझ में आएंगी, रीड करने पे, नोट्स बनाने पे। आगे जब ये धीरे चैप्टर स्टार्ट होगा बहुत इजी भी आएगा और थोड़ा सा लेंदी भी आएगा, बट बहुत इंटरेस्टिंग भी आएगा। तो आज की क्लास मैं यहीं फिनिश करूँगा, कल हम स्टार्ट करेंगे व्हाट डिड लिबरल नेशनलिस्ट स्टैंड फॉर। ओके क्लास, थैंक यू। और होमवर्क हम DPS ऐप के असाइनमेंट सेक्शन में भेज देते हैं, तो आप प्लीज़ वहीं चेक कीजिएगा। थैंक यू क्लास।